हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले जो हमने अपने वीडियो लेक्चर बनाए हैं उसमें टर्मोलॉजी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आईयूपीएसी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और वर्नर थ्योरी को डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम सिडविक रूल, जिसे कि हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या हिंदी में बोलें तो प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम को डिस्कस करेंगे। 1916 में लुइस और कॉजल नामक साइंटिस्ट ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ऑक्टेट रूल दिया। उन्होंने बताया कि एटम्स स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए वह दो प्रकार की बॉन्डिंग बनाते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होती है और एक कोवलेंट बॉन्ड होती है। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हिंदी में सहसंयोजी बंध कहते हैं, उसमें एटम्स इलेक्ट्रॉनों का साझा करके या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। लुइस और कॉसल द्वारा दिए हुए ऑक्टेट रूल को और अधिक विस्तृत किया गया। उन्होंने बताया कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से आता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से आता है और इस प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर के सिंगल बॉन्ड बन जाती है। इस नियम को उन्होंने और विस्तृत किया। उन्होंने कहा एक विशेष प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही परमाणु से आते हैं, अर्थात एक ही परमाणु अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दे करके दूसरे परमाणु के ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। 1927 में सिडविक ने इस प्रकार की बॉन्डिंग को एक नया नाम दिया जिसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा गया। उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल प्रकार का कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आते हैं। इस प्रकार की बॉन्डिंग को उन्होंने डेटिव बॉन्डिंग भी बोला। यदि हम इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में बोलते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम लिगैंड से एक जोड़ी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसको कि हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, एम से हमने यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम को प्रदर्शित किया है और एल से लिगैंड को प्रदर्शित किया है। लिगैंड अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम के साथ शेयर कर रहा है। इस प्रकार की बॉन्डिंग को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं और इसको हम एक एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एरो के दो पार्ट होते हैं, एक हेड जिसको कि हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और एक टेल जिसको कि हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। हेड या सिर उस एटम की ओर होता है जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और जो टेल अर्थात पूंछ होती है वह उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम की ओर होती है जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है। तो ये एक स्पेशल प्रकार की कोवलेंट बॉन्ड है। इसमें शेयर करने वाले जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो एक ही परमाणु से आते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे ये सीखा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल प्रकार की कोवलेंट बॉन्ड होती है। कोवलेंट बॉन्ड में तो साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन दो भिन्न भिन्न परमाणुओं से आते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कोवलेंट बॉन्ड बन जाती है, जिसको कि आप एकल बंध, सिंगल बॉन्ड, द्विक बंध, डबल बॉन्ड, त्रिक बंध और ट्रिपल बॉन्ड से शो करते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हिंदी में हम उपसे संयोजी बंध कहते हैं और एक एरो से प्रदर्शित करते हैं, स्पेशल प्रकार की कोवलेंट बॉन्ड होती है जिसमें कि साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से आते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में ये बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो इसको हम यहाँ पर L और M के द्वारा शो कर रहे हैं। यहाँ पे M जो है वह सेंट्रल मेटल एटम है, जबकि L जो है वह लिगैंड है। लिगैंड वह परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम को अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो आइए सिडविक रूल को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, सिडविक के अनुसार लिगैंड अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे देता है। शेयरिंग ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम एरो से शो करते हैं, बनाता है। आइए सिडविक रूल को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, लिगैंड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट किए गए लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की EAN उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे कि हम परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं,
तथा लिगैंड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को दी जाने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। मैथमेटिकली इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, EAN बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जब आप EAN निकालोगे तो वहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से निकालते हैं इसको आप हमारे वीडियो लेक्चर द्वारा समझ सकते हैं। ये हमारा वीडियो लेक्चर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है टर्मोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें हमने इसको डिटेल से स्पष्ट किया है। आइए EAN को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम EAN को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, EAN बराबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के EAN को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सामने आप एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4FeCN6 लिखा हुआ देख सकते हैं, जिसका कि सेंट्रल मेटल एटम Fe है, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। K का ऑक्सीजन संख्या 1 होती है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर K के 4 परमाणु हैं। Fe की ऑक्सीजन संख्या हमको ज्ञात करनी है, Cn की ऑक्सीजन संख्या 1 होती है, 6 परमाणु हैं इसके, इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो Fe की ऑक्सीजन संख्या +2 निकल जाएगी। EAN के फॉर्मूले में इन सबका मान लगा देते हैं। एटॉमिक नंबर Fe का 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके पास 6 लिगैंड्स हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का 6 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। इस प्रकार से आप 36 EAN इसकी ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक अन्य एग्जाम्पल K3FeCN6 का EAN निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर Fe सेंट्रल मेटल एटम है, जिसका की एटॉमिक नंबर 26 है। K की ऑक्सीजन संख्या 1 होती है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Fe Cn की -1 होती है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉल्व कर लीजिए। इस प्रकार से Fe की ऑक्सीजन संख्या प्लस के 3 आ जाएगी। EAN के फॉर्मूले में इसका मान लगा दीजिए। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 3 और 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके पास 6 लिगैंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। सॉल्व कर लीजिए। 26 माइनस 3 प्लस 12, इस प्रकार से 35 इसका EAN ज्ञात हो जाएगा। सामने आप एक और एक एग्जाम्पल लिखा हुआ देख रहे हैं, CONH3 का होल 6 प्लस के 2 आवेश। यहाँ पर कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर 27 दे रखा है। ऑक्सीजन संख्या निकाल दीजिए। CONH3 की ऑक्सीजन संख्या 0 होती है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 2। इस प्रकार से कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या +2 निकल करके आई। EAN के फॉर्मूले में मान लगा दीजिए। एटॉमिक नंबर 27 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 और प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगैंड है तो 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। 27 माइनस 2 प्लस 12, इस प्रकार से इसका EAN 37 ज्ञात हो जाएगा। विभिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के EAN ज्ञात करने का प्रयास किया, जिसको कि हमने सामने ब्लॉक में लिख रखा है। K4FeCN6 का EAN 36 आता है, जबकि K3FeCN6 का EAN 35 आता है। इसी प्रकार से CONH3 के होल 6 प्लस 2 का EAN है। तो EAN की सिग्निफिकेंस क्या है ये आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। पहली जो सिग्निफिकेंस या इसका उपयोग है, फायदा है, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्ञात करने में। आप जानते हैं 2 प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। आपकी सुविधा के लिए हमने सामने ग्रीन बोर्ड पर लिख रखा है। पैरामैग्नेटिक वह होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डायमैग्नेटिक वह होते हैं जिनके पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं, हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का EAN नॉवल गैस या अक्रियशील गैस या 0 समूह की गैसों के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल आता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डायमैग्नेटिक होंगे, अर्थात उनके पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होंगे। तो इसको एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। जो 0 ग्रुप एलिमेंट है हीलियम,
नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन ये शून्य समूह के तत्व हैं। इनका परमाणु क्रमांक हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जीनोन का 54 और रेडॉन का 86 परमाणु क्रमांक होता है। यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का EAN 0 समूह के तत्वों के परमाणु क्रमांक के बराबर आता है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डायमैग्नेटिक नेचर का होगा और उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में अर्थात पेयर पोजीशन में होंगे, कोई भी उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जैसे कि ऊपर एग्जांपल लिखे हुए हैं, हम कह सकते हैं K4FeCN6 ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है, जो कि हमारे क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के बराबर है। इसी प्रकार से K3FeCN6 का EAN 35 आता है, जो कि किसी भी नोबल गैस एलिमेंट के परमाणु क्रमांक से मैच नहीं करता, तो हम कह सकते हैं कि K3FeCN6 पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। इसी प्रकार से CONH3 6+2 चार्ज का EA 37 आता है और 37 किसी भी अक्रियशील तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि CONH3 का होल 6 प्लस के 2 आवेश। आप अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन को कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा या डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। NiNH3 का होल 6 प्लस के 3 आवेश, इसकी मैग्नेटिक नेचर ज्ञात कीजिए, अर्थात ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। EAN का दूसरा सिग्निफिकेंस है मैग्नेटिक मूवमेंट अर्थात चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने में। आप जानते हैं कि सामने लिखे हुए सूत्र से आप चुंबकीय आघूर्ण म्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो कि अंडर रूट में n+2 के बराबर है। यहाँ पर n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और Bm चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है, जिसे कि हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। तो आपको पहले सिग्निफिकेंस से ये तो पता चल गया होगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डायमैग्नेटिक नेचर का होगा और कौन सा पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। जिसका EAN इनर्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है वह डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, और यदि वह डायमैग्नेटिक नेचर का होगा तो उसके पास सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होंगे और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा। और यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का EAN नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं है तो वह पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा और उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम दोनों के डिफरेंस करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात अनपेड इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप सामने एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। K3FeCN6 का EAN 35 है, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि ये किसी भी नोबल गैस एलिमेंट के परमाणु क्रमांक से मैच नहीं करता। तो अब यदि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 36 में से क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के बराबर है, 35 माइनस कर दीजिए तो इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से उसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर n की वैल्यू 1 लगा दीजिए, 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो K3FeCN6 होगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अंडर रूट 3 बोहर मैग्नेटॉन के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम EAN रूल की सहायता से मैग्नेटिक नेचर और चुंबकीय आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक मूवमेंट ज्ञात कर सकते हैं। ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। आप इस टॉपिक को अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। यदि आपको कुछ कठिनाई या परेशानी होती है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी करेंगे।